नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 36 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो एनर्जी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मान लिया मेरे पास क्या है, कोई यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट चार्ज है और इस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट चार्ज का क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क किया गया, ये हम क्या करेंगे, आज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार बोल दूं क्या करने वाले हैं। माना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चार्ज अरेंजमेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। डिस्क्रीट को समझना थोड़ा आसान रहता है तो बोलता हूं मैं क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज है और यहां पर इसका क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस कलेक्शन ऑफ चार्ज का क्या होगा, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी एक टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाएगा वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो करें, स्टार्ट करें। तो यहां पर लिख कर चलो, सबसे पहले किताब कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके नीचे हिंट डालो क्या, वर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हेडिंग क्या डालो, वर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, नाउ कैसे निकालोगे वर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो थोड़ा लिख के चलें, यहां पर एक भाषा बनाए, ठीक है, ताकि आपको समझने में, फिर बाद में समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ऐसे लिख के चलो, लेट अस कंसीडर we have a collection of point charge, जो पॉइंट चार्ज क्या है मेरे पास, Q1, Q2, Q3 that is Qi, having electric field E। इस पूरे कलेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना अज्यूम कर लिया हमने, E बोल दिया। एंड we want to find work done by us का मतलब मैं, यानी एक्सटर्नल एजेंसी बोल सकते हो। वर्क डन बाय अस या फिर वर्क डन बाय मी टू मूव a test charge from point A to point B, ठीक है, पॉइंट A टू पॉइंट B, इनके ऊपर वेक्टर लगा दो। वेक्टर का मतलब यहां से क्या है कि पॉइंट A और B 3 डायमेंशन में, यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है यहां पर। ठीक है, हम किससे बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तभी मैंने यहां पर क्या लगा दिया, ऐसे वेक्टर लगा दिया, पॉइंट A टू पॉइंट B एंड दिस होल थिंग इज एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ऐसे लिख दो यहां पर, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। एज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, लेकिन ऐसा लिख दो आप। ठीक है, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ओके, फॉलोइंग फिगर। तो कुछ इस तरह का केस है मेरे पास कि मेरे पास क्या है, कुछ पॉइंट चार्ज है। अज्यूम कर लो कि एक पॉइंट चार्ज ये है, एक 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 ये है। इसको नाम दे दो क्या, Q1, इसको क्या बोल दो Q2 और इसे क्या बोल दो Q3 एंड सो ऑन, इसे क्या बोल दो QI बोल दो। इसे हमने क्या बोल दिया, QI बोल दिया ना। इस पूरे रीजन में इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अज्यूम किया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट A है और ये क्या है मेरे पास, अनदर पॉइंट B है। लेट अस से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। एक मैंने क्या बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट A बोल दिया, और इसे मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट B बोल दिया। और इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने किसी एक टेस्ट चार्ज को, क्या बोला है मैंने, कोई एक टेस्ट चार्ज है, लेट अस से दिस टेस्ट चार्ज इज कैपिटल Q। ये टेस्ट चार्ज क्या है मेरे पास, कैपिटल Q है। कोई टेस्ट चार्ज मेरे पास यहाँ पर कैपिटल Q था, दिस इज टेस्ट चार्ज। ये क्या है मेरा टेस्ट चार्ज है, CHARG, टेस्ट चार्ज है। और इस टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट A से कहां ला रहा हूं, इस पॉइंट B पर ला रहा हूं। अभी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो मैं किस रास्ते से ला रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन में ला रहा हूं। थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है, कि मैं कहां से इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पर लाया, किसको, इस टेस्ट चार्ज को, कहां से कहां, A टू B अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नाउ यहां से यहां लाने पर कितना वर्क किया गया, अब ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो, एज वी नो कि दिस टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल, या फिर इनका कुछ ना कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये टेस्ट चार्ज Q यहाँ पर था,
ओके यहाँ पर लिख दो इसको। जब ये टेस्ट चार्ज Q यहाँ पर था तो यहाँ पर इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, QE के बराबर फोर्स लग रहा नहीं लग रहा होगा। सिंस वी नो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट होता है। तो अज्यूम कर रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E वेक्टर है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कहाँ की ओर होगा, इस चार्ज पर, इधर की ओर होगा, होगा नहीं होगा, एक्चुअल में अलोंग द लाइन होगा, तो यहाँ बनाऊं इसको मैं, कहाँ पर होगा, इधर की ओर होगा। एंड दिस फोर्स इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा वाला होगा ये, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, QE के बराबर होगा। और यहाँ पर Q क्या है, दिस टेस्ट चार्ज, यानी कितना आ जाएगा, Q E के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आंसर है हाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस अरेंजमेंट के कारण इस चार्ज, टेस्ट चार्ज पर फोर्स कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, लेकिन लाना मुझे कहां की ओर है, इधर की ओर लाना है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा, और कहां की ओर लगाना पड़ेगा, इधर की ओर। और वो मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू दिस थिंग, इसके बराबर होगा मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स वी रिक्वायर टू मूव दिस टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये होगी, ठीक है, इसे मिटा दो थोड़ी देख ले, ओके। ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी, दिस इज F एक्सटर्नल, ये क्या होगा मेरे पास, F एक्सटर्नल होगा। एंड दिस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इफ दिस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा, ओके ना। उसको लिख के चलते हैं, बेहतर समझ में आएगा, ओके। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सिंस वी नो our test charge is placed in electric field E, then force of electrostatic force, या फिर then force on Q due to collection of charges will be equal to किसके बराबर होगा बताओ, this will be equal to F इलेक्ट्रोस्टैटिक will be equal to कितना हो जाएगा, Q into E हो जाएगा, ठीक है, Q into कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। Now if I want to move our test charge from point A to point B, so we have to apply, या फिर so I have to apply minimum, या फिर I have to apply some external force opposite to the FE मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैंने यहां लिखा हुआ है। एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस फोर्स, एंड the minimum amount of this force will be equal to क्या हो जाएगा बताओ, मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल लिख दो, या फिर F अप्लाइड बाय मी लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने F एक्सटर्नल लिख दिया, तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का QE आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का QE आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो क्या होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक उसके अपोजिट होगी, और ये अपोजिट है इसलिए क्या है यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन आया, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय external force to move charge from point A to point B,
पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है, देखो जो वर्क होता है एक्चुअल में क्या होता है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल डॉट कितना हो जाएगा? DL हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी? A टू B, क्यों कहां से कहां आ रहे हैं? A टू B आ रहे हैं, तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी हमारी? A टू B हो जाएगी। तो दिस थिंग इज माई वर्क डन टू मूव अवर टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B आ गया। नाउ अब एक्सटर्नल की जो क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हो, तो सिंस वी है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? वर्क डन इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू A टू B, A से B आ गए, और ये क्या है मेरे पास? F एक्सटर्नल, इसकी जगह क्या रख दो? माइनस का Q E वेक्टर डॉट कितना आ गया? ये DL आ गया, ठीक है। DL क्या है? यहाँ पर लाइन एलिमेंट है, इस पाथ में क्या है? लाइन एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी बीच में एक लाइन एलिमेंट, तो कितना आ गया? माइनस का Q E डॉट DL आ गया। तो यहां से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ गया? माइनस Q बाहर ले लो, तो माइनस का Q इंटीग्रेशन कितना आ गया? A B, और दिस थिंग विल बी E डॉट कितना आ गया? DL आ गया। आया नहीं आया? तो माइनस का Q E डॉट कितना आ गया? DL आ गया। तो दिस इज वर्क डन to move a test charge in electric field E from point A to point B. Now one important thing is that since we know curl of E is equal to 0, क्या हमें पता होता है? Since curl of E equal to कितना होता है? 0 होता है, and this thing tells us कि line integration of electric field is path independent. तो since curl of E is equal to 0 and this thing tell us line integration of electric field E is line path independent। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है नहीं होता है? हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा। जब पोटेंशियल हमने स्टार्ट किया था तो हम इसी बात पर बात कर रहे थे कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0, इट मीन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट मीन दिस इंटीग्रेशन हियर इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर जो मैंने क्या लिया, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में यहां मूव किया, तो मैं यहां पर किसी भी पाथ से क्या कर सकता था? मूव कर सकता था। मैं चाहे इस पाथ से मूव करूं, बना दूं यहां पर, ठीक है। आमद बनाना मैं बना रहा हूं, ठीक है। मैं इस पाथ से मूव कर सकता था, ऐसे करके, मैं ऐसे करके मूव कर सकता था, ठीक है, और मैं यहां ऐसे करके मूव कर सकता था। मेरा आंसर क्या आता? सेम आता। क्यों? बिकॉज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम इंडिपेंडेंट। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये ऐसे नोट कर लो, और यहां पर क्या लिख दो? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम इंडिपेंडेंट। क्लियर है इतनी बात? ओके, आ गया। अब देखो, अब एक चीज हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइन एज, अगर इसको याद है तो बताओ फटाफट क्या होता है। तो इसे मिटाऊं मैं, ये हो गया ना, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस PD, फिजिक्स दर्शन है ना, ये तो बन गया है, अभी मेरे को ख्याल आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिंस वी नो दिस विल बी इक्वल टू VA माइनस VB इज, एक मिनट यार, ये क्या है? कीड़ा, सॉरी यार, कीड़ा गया। ओके, तो क्या हो गया देखो? VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू A, और अंदर क्या होता है मेरे पास? E डॉट DL होता है। ऐसा होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ, होता है। अब देखो, उसको ऐसा बना सकता हूं मैं। देखो एक काम करो, यहां पर क्या करो, ये अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं, ऊपर करने चाहिए, नीचे का ऊपर कर दूं, तो माइनस साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से मेरे पास VA माइनस, या फिर इसको ऐसा कर दो, VB माइनस VA लिखो, तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा उससे? देखो एक बार करो, अगर मैं इसको ये लिखूं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस अंदर लिख दिया, ठीक है, माइनस अंदर लिख दिया, लिमिट के साथ कंपनसेट कर दिया, तो कितना आ गया? A टू B आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर E डॉट DL आ जाएगा। कितना आ जाएगा? E डॉट DL। और यहां पर इसकी वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं, इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो यहां से मेरे पास A टू B E डॉट DL
इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, देखो माइनस का W अपॉन क्यू के बराबर है या नहीं है, किसके बराबर है, माइनस का W अपॉन क्यू के बराबर है। तो इसको जो कर सकता हूँ माइनस का W अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ, तो लिख दो फटाफट। ओके ये पॉइंट यही है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो इतना आ रखा है ना। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ, इसे सम इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, सॉरी 2 बोल दो, और इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 3 बोल दो, ठीक है, आसानी हो जाएगी थोड़ा बहुत। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, कहां से देखो, इक्वेशन 2 एंड 3 से देखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा यहाँ से देखो मेरे पास, तो दिस इज VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है, इसको कितना आ जाएगा, माइनस का W अपॉन कितना आ गया, Q आ गया, एंड ऑन फर्दर कैलकुलेटिंग व्हाट वी हैव W इक्वल टू, इसको इधर भेज दूं मैं, ये जो मेरे पास क्या है माइनस साइन है, इसको इसके साथ लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो Q इंटू ये आ गया मेरे पास कितना, VB माइनस कितना आ गया, VB माइनस VA आ गया, कितना आ गया, VB माइनस VA आ गया। ओके ये तमाम ये क्लियर हुई बात आपको, तो दिस इज वर्क डन, तो ये क्या निकल गया मेरा, वर्क डन निकल गया। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना आ गया, W अपॉन Q आ गया। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव वर्क डन टू मूव, क्या लिख सकता हूं उसको मैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो यहां पर लिख के चलो ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A टू B इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। ओके उल्टा होता है, ठीक है, वर्क डन कहाँ है, A टू B है, एंड दिस थिंग इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, लिखो B और A के, पहले B लिखा है ना, तो B एंड A, B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन क्या होगा, A टू B होगा। ओके क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A एंड B, सॉरी B एंड A, ठीक है, क्लियर बात नाउ। तो दिस थिंग इज अवर वर्क डन, तो वर्क डन कितना निकल के आ गया मेरे पास, ये निकल के आ गया। नाउ अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। नाउ लेट मी अज्यूम आवर, ऐसे हैशटैग बना के लिखना, नाउ लेट मी अज्यूम आवर इनिशियल पॉइंट कहने का क्या मतलब हुआ, जहां इनिशियल पॉइंट यानी ए, पहले हम ए पर थे ना, इस केस में पहले हम कहां पर थे, ए पर थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। नाउ लेट मी अज्यूम आवर इनिशियल पॉइंट, या फिर माई इनिशियल पॉइंट इज सो फार फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस, दैट इज, इसका मतलब वो कहाँ है, दैट इज एट इन्फिनिटी, कहाँ जूम कर लेते हैं हम, एट इन्फिनिटी, यानी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा पॉइंट ए है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, यानी जो ए है मेरे पास वो कहाँ पर है मेरा, इन्फिनिटी पर है, एंड वी ब्रिंग इट we bring test charge Q naught, from infinity to point R, पॉइंट कोई नया पॉइंट है R है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी B की जो कितना पुट करना है, दैट इज B इक्वल टू कितना है मेरा, R है। इस टाइम पर क्या कर रहे थे हम, कहां से कहां ला रहे थे, A टू B ला रहे थे, लेकिन अभी हम कहां लाएंगे, A टू R लाएंगे। देन इसको कुछ इक्वेशन बोल दूं मैं, इसे इक्वेशन 4 बोल दो, देन इक्वेशन 4 बिकम्स
बिकम्स, तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास W इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू को मैं इधर लिख दिया, ठीक है, क्यू इंटू ये आ गया मेरे पास कितना वी आर, बी की जो कितना है आर है, एंड माइनस वी कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो वी आर माइनस कितना आ गया, वी 0 आ गया, ओके सॉरी कितना है, वी इन्फिनिटी आ गया, वी आर माइनस कितना आ गया, वी इन्फिनिटी। नाउ वी ऑल नो दैट कि पोटेंशियल एट ड्यू टू ए फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी दिस थिंग विल बी 0, ये कितना होगा, वी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस वी इन्फिनिटी इज 0, यहाँ पे लिख के चलो, सिंस जो मेरे पास v इन्फिनिटी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इफ v इन्फिनिटी 0 देन w इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इसे मिटा दूं मैं, ठीक है, नोट हो गया होगा ना, वेरी गुड। देन w इक्वल टू बताओ भाई कितना हो जाएगा, देखो देन w इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, q इंटू दिस वी आर वैक्टर, फिर माइनस कितना आ गया, ये 0 आ गया, और ये तो 0 ही हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से w इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, q इंटू वी आर आ गया, कितना आ गया, w इक्वल टू q इंटू वी आर, एंड दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट r इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है, ये r पॉइंट कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और हम इसको कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट r पर ला रहे हैं, और उसमें उसको लाने में कितना वर्क किया गया, इतना वर्क किया गया, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख के चलो, दिस वर्क डन, दिस कहां से लाने पर, ध्यान से जरूर सुनना, ये वाला इस वर्क डन की बात नहीं हो रही, किस वर्क डन की बात हो रही है, इस वाले वर्क डन की बात हो रही है, जब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो दिस वर्क डन इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका कभी कभी नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक नाम और क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ लाइट चलेगी यार, एक काम करो, मैं जो फैन है वो चला लूँ, थोड़ा आवाज़ करेगा, ठीक है, वो वाला बंद हो गया, छोटा वाला, थोड़ा आवाज़ आएगी लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए करो, फिर लाइट आ जाएगी तो बंद कर दूंगा उसको मैं, आवाज़ करता है नहीं तो ना, आवाज़ आ रही, थोड़ा इसको करता हूँ, थोड़ा आएगी, थोड़ी देर एडजस्ट कर लो, थोड़ी देर, अभी वो वाला आ जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है, पसीना हो गया सब कुछ, पसीना, ओके। तो लिखा मैंने क्या, हमने क्या लिखा, दिस वर्क डन इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी, ऑल्सो क्यों, दिस वर्क डन इज लिखो खाली, दिस वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड कभी कभी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, वी ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एज work done to create any system या फिर any electrostatic system assuming infinity as reference point, assuming infinity as reference point, ओके। तो कभी कभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे को क्या करना है, कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को क्रिएट करना है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम क्या अज्यूम करेंगे, जो एज इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि हम पॉइंट को कहाँ से लाएंगे या चार्ज को कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अज्यूमिंग इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस पॉइंट। समझ में आई बात ना। यहाँ पर एक वर्ड आया कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। अब इसको यहाँ पर एक स्पेशल केस लेते हैं, वो आता है हमारे पास क्या,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम को क्रिएट करने में जितना वर्क किया जाता है एक्चुअली वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये तो क्या होगी, इसकी जनरल डेफिनेशन होगी। तो ये चीज क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखो आप। ओके, क्लियर है बात ना। अब यहां पे हिंट डालो, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज है, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एक चार्ज की। तो सबसे फर्स्ट लिखो, यहां पर फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो यहां पर लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या फिर पेन डेफिनेशन लिखा दो, पेन डेफिनेशन लिखो फिर लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज, यहां पर लिखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग पॉइंट चार्ज from infinity and point charges, ऐसे लिखो, it is defined as work done to bring point charges from infinity and forming a system, ठीक है। किस चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने में और एक सिस्टम फॉर्म करने में जितना वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इफ वी हैव ओनली वन चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज। बहुत ही गर्म हो रहा है यार आज तो। ओके, तो यहां पर लिखो, सबसे पहले लिखो किसका है, फर्स्ट लिखो फॉर ए सिंगल चार्ज या फिर फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। देखो इसको हम ऐसे एक कहानी के दौरान या फिर इमेजिनेशन करके भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा अज्यूम करो कि ये दुनिया क्या है, चार्ज रहित है। क्या है दुनिया, चार्ज रहित है। और हमारी मैथोलॉजी क्या कहती है कि ये दुनिया किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। नाउ अब दुनिया में को चलाने के लिए भगवान को दुनिया को चार्ज देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जब भगवान दुनिया बना रहा था उसने मैंने पानी बनाया, नदी, ऐसे अज्यूम करो, नदी बनाई, फिर पहाड़ बनाए, कुछ और चीज़ें बनाई, ठीक है, सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। कुछ जीव बनाए, समुद्र में जीव बनाए, मछलियाँ बनाई, ठीक है, अमीबा बनाया। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। देखो अगर दुनिया चलानी है तो भगवान को दुनिया को चार्ज भी देना पड़ेगा। तो दुनिया को चार्ज देने के लिए भगवान कहीं ना कहीं चार्ज लाएंगे। तो कहाँ से चार्ज लाएंगे, इन्फिनिटी से, यानी जहां हमको पता ही नहीं है वहां से चार्ज लाएंगे। जो चीज हमें नहीं पता है या फिर जहां हम नहीं जा सकते वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो भगवान कहां से चार्ज लाए, इन्फिनिटी से चार्ज लाए। तो सबसे पहली बार क्या लाए, एक चार्ज लाए, ठीक है। पहली बार क्या लाए, एक चार्ज लाए। वहां से कंधे में रखा उन्हें एक चार्ज, ऐसे उठाया और लाए, इधर को लाए। अब मुझे बताओ क्या भगवान को जब वो चार्ज को ला रहे थे, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज थी जो उस चार्ज का अपोज कर रही थी? क्योंकि भगवान पहला चार्ज ला रहे हैं, यानी इस दुनिया में भी कोई चार्ज नहीं है। जब भगवान पहला चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो इस दुनिया में उस चार्ज का अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान जब उस चार्ज को लाएंगे क्या कोई वर्क डन करेंगे? नहीं करेंगे। हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ग्रेविटी मत ले आना उधर, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई यहां पर कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली धरती पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब वो चार्ज को ला रहे थे वहां स्वर्ग से आ रहे थे, यूं करके आए, तो अगर यहाँ कोई चार्ज होता, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगता या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगता, तो भगवान को कुछ ना कुछ वहां पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता। लेकिन यहाँ धरती पर तो कोई चार्ज है नहीं। तो पहला चार्ज जब वो धरती पर लाए तब उन्हें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए सिंगल चार्ज,
कोई एक चार्ज हम पहला चार्ज जब लाएंगे तब वहां पर कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास क्या है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है और यहाँ पर जो चार्ज है इनिशियली कितना है, 0 है। और अगर मैं किसी Q1 चार्ज को, किस चार्ज को, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ ला रहा हूँ, इस पॉइंट पर ला रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है मान लिया, या फिर ऐसा अज्यूम कर लो कि ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो दिस वन इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। इसको मैं कहाँ ला रहा हूँ, इधर पे ला रहा हूँ। लेट अस से दिस पॉइंट इज R1। ये पॉइंट क्या है हमारा, R1 पॉइंट है और इसको मैं इन्फिनिटी से कहाँ लाया, इधर लाया। और यहाँ से इसको यहाँ लाने में कितना वर्क किया जाएगा, करना पड़ेगा मुझे 0 वर्क करना पड़ेगा। या भगवान को कितना वर्क करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको अपोज करने के लिए धरती के पास चार्ज अभी है ही नहीं, धरती का अभी निर्माण शुरू हुआ है। ओके, तो इन दिस केस तो W1 यानी वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे हमेशा क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब बारी आती है किसकी, एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम, फॉर टू चार्जेस, टू चार्ज। अगर मैं 2 चार्ज लाना चाहता हूं, देखो अब देखो भगवान क्या करेंगे, देखो पहला चार्ज पहुंचा गए, वो पहला चार्ज पहुंचा गए। इस तरीके से अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो ऐसे बनाओ, यहां पर देखो भगवान ने बॉडी में पहला चार्ज भरा, ये दिस इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। भगवान इसको यहां पर रख गए, इस Q1 चार्ज को यहां पर रख गए जो पहली बार में लाए। और इस Q1 चार्ज की पोजीशन क्या है, मान लिया हमने कितनी है, R1 है। कितनी है इस Q1 चार्ज की पोजीशन, R1 है। अब दूसरा चार्ज लाने गए तो फिर अपने वहां गए जहां से वो चार्ज ला रहे थे, यानी इन्फिनिटी पर गए और इन्फिनिटी से उन्होंने फिर से एक बोरे में चार्ज भरा और ऐसे धरती पर आए। लेकिन अभी जब आ रहे थे धरती पर, भगवान को लगा कुछ न कुछ तो है धरती पर। वो क्या था, Q1 चार्ज था, जिसकी वजह से उन्हें क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का फोर्स लग रहा है। मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और भगवान ने पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो दोनों पे क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो इस टाइम पर भगवान को यहां पर इस धरती पर उस चार्ज को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने मन से, मतलब अपने हाथ से कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि Q1 चार्ज उस Q2 चार्ज को, जिसको भगवान ला रहे हैं इन्फिनिटी से, उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो अज्यूम कर लिया भगवान वहां से आए और उन्होंने वो टेस्ट चार्ज को कहां पर रख दिया, इधर पर, या फिर बोलते हैं उस पॉइंट चार्ज को यहां पर रख दिया Q2 पर। कहां से लाए हैं, अगेन कहां से लाए हैं, इन्फिनिटी से लाए हैं। कहां से लाए हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। कहां से लाए भगवान, उसको इन्फिनिटी से लाए। लेकिन अभी उनको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभी इस सिस्टम में ऑलरेडी एक चार्ज Q1 क्या है, उपस्थित है। और इस Q1 चार्ज के कारण इस Q2 चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उस फोर्स के अपोज में भगवान को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। और अज्यूम करो कि भगवान इन्फिनिटी से लागू, उसने कहां पर रख दिया, भगवान ने इसको R2 पर रख दिया। कहां पर रख दिया, R2 पर रख दिया। और ये जो पोजीशन है इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर, लेट अस से दिस थिंग इज R12। ये क्या है मेरे पास, R12 वेक्टर है। क्लियर होगी इतनी बात ना। अब बात आती है कि कितना वर्क डन किया होगा, तो इससे निकाल देंगे वर्क डन। देखो यहां पर Q, कैपिटल Q की जो कितना है, दिस इज Q2, कितना है, Q2 है। टेस्ट चार्ज का जो कितना है, Q2 है। भगवान किसको ला रहे हैं, Q2 चार्ज को लाए। ये क्या है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट में पोटेंशियल है किसके कारण, इस Q1 के कारण। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो यहां पर आ जाएगा मेरे पास W2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा, Q2 इंटू V1। V1 का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू 1। V1 का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू 1, यानी दिस चार्ज 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास, V1 हो गया। एंड दिस विल इक्वल टू W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस थिंग इज Q2। और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना आ जाएगा, Q1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, R12। इसका मैग्नीट्यूड होता है तो कितना आ जाएगा, R12। क्लियर है बात। तो दिस थिंग इज वर्क डन टू ब्रिंग दिस Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट R2। ठीक है, कहां पर रखा है अभी, R2 पर रखा है। तो से इट इज सम इक्वेशन, इसे 1 बोल दो, इसे क्या बोल दो, 2 बोल दो। नाउ अब हम क्या करेंगे, थर्ड चार्ज लेंगे। नाउ फॉर 3 चार्जेस, तो थर्ड लिखो यहां पर, फॉर 3 चार्जेस, फॉर 3 चार्जेस। जब मैं 3 चार्ज का सिस्टम बनाना चाहूंगा तब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो 3 चार्ज का सिस्टम बनाना है, तो यहां पर अब देखो 2 चार्ज पहले से होंगे, अब भगवान तीसरा चार्ज लाने जाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा। अब वो बनाने की बार बार जरूरत तो है नहीं, तो ऐसा अज्यूम करो कि यहां पर 2 चार्ज पहले से ही, अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज माई Q1, ये Q1 पहले से था और Q2 भी क्या था, पहले से था। अभी इन्फिनिटी से भगवान किस चार्ज को लाएंगे, Q3 को लाएंगे, क्योंकि 3 चार्ज बनाने हैं। तो Q3 को लाएंगे तो यहां पर रख देंगे, यहां पर रख दिया, Q3 को रख दिया, नहीं रख दिया। अब देखो यहां से सेपरेशन कितना मान लो, तो दिस सेपरेशन इज R13, ये कितना हो गया, R13। एंड दिस सेपरेशन इज R123, ये कितना हो गया, R23 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। ओके,
ना अब इस पर्टिकुलर केस में जो मेरे पास वर्क डन होगा इस Q3 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में वो कितना हो जाएगा, देन दिस वर्क डन विल बी W3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू की जो कितना है मेरे पास यहाँ पर अभी क्यू किसको ला रहे हैं हम, Q3 को ला रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये Q3 और फिर इनटू कितना हो जाएगा पोटेंशियल, देखो यहाँ पर दो चार्ज का पोटेंशियल है, एक किसके कारण इस Q1 के कारण और एक किसके कारण इस Q2 के कारण। तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू 2। 1, 2 का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू 1 और पोटेंशियल ड्यू टू 2। ये क्या है, इन दोनों का नेट पोटेंशियल है, यानी Q1 और Q2 के कारण जो नेट पोटेंशियल है वो कितना है V12 है। तो यहां से मेरे पास W3 इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस थिंग इज Q3 और अंदर कितना बचेगा, पहले Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q1 और अपॉन कितना आ गया ये R13 आ गया, फिर प्लस देखो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सीधे ऐड हो जाता है, कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास Q2 आ गया और ये कितना हो जाएगा मेरे पास R23 हो जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस का सिस्टम बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा मेरे को, इतना वर्क करना पड़ा, नो सॉरी थर्ड Q3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, और Q1 को लाने में कितना वर्क किया मैंने, 0 वर्क किया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब कहां पर निकालना वर्क डन, टू ब्रिंग 4th चार्ज, कि चौथे चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसको रहने देते हैं, नीचे वाला मिटाते हैं। फॉर 4th चार्ज, ये थर्ड ऐसे लिखो, फॉर सेकंड लिखो इसको, ठीक है, दूसरा चार्ज ला रहे हैं, सेकंड और थर्ड लिखो इसको, अंग्रेजी मिस्टेक हो रही है, वैसे समझने में सही है। ओके, तो क्या हो जाएगा नाउ 4th चार्ज, 4th चार्ज के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, चौथा, फॉर 4th चार्ज, फॉर 4th चार्ज, तो चौथे चार्ज के लिए क्या होगा, 3 पहले से थे, अब चौथा हमको लाना है, यानी क्या लाना है हमको, Q4 लाना है। तो ऐसा कुछ है मेरे पास, दिस इज Q1, दिस वन इज Q2 एंड दिस वन इज Q3 और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, ये Q4 रख दिया। ये सेपरेशन वेक्टर कितना है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दिस वन इज R14, ठीक है, एंड दिस थिंग इज R24, ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर R24 आ गया, एंड दिस वन इज R34, ये आ गया मेरे पास कितना R34 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना है मेरे को, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन टू ब्रिंग 4th चार्ज, 4th चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ला किसको रहे हैं हमको, Q4 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर Q की जो कितना आ जाएगा, Q4 आ जाएगा, और Q4 अब यहाँ पोटेंशियल किसके कारण होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा Q1 के कारण, Q2 के कारण एंड Q3 के कारण। तो कितना हो जाएगा ये पोटेंशियल ड्यू टू 1, 2 एंड 3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये 1, 2, 3 क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, नेट पोटेंशियल है ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी प्लेस्ड दिस Q4 चार्ज। ठीक, तो यहां से मेरे पास W4 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो Q4 तो ऐसे बाहर रहा और अंदर कितना बच जाएगा, ये देखो इसके कारण 1 के कारण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन कितना आ गया, ये R14 आ गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q2 अपॉन कितना आ गया, ये R24 आ गया। इसे मिटा दूं मैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर प्लस कितना आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q3 और डिवाइड में कितना आ गया, ये R34 आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक, तो ये क्या निकला कि 4th चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया। तो इक्वेशन नंबर 2 था, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 4 बोल दो। नाउ नेट वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। नाउ ऐसे लिखो यहां पर, नाउ नेट वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, क्या कर दोगे, कितना हो जाएगा बताओ, नेट वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब फर्स्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया,
फिर सेकंड चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया, फिर थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया, और फाइनली फोर्थ चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, उन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 आ गया। ठीक है, अब रख दो यहाँ पर W1 W2 W3 और W4 की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखो फटाफट। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, W1 के बाद। W1 कितना है, 0 है, तो 0 रखने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे कहां से शुरू करते हैं, इधर शुरू करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सब जगह से क्या है, कॉमन है या कॉमन, तो कॉमन ले लो उसको पहले ही, क्यों जनरेट करना हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, सब जगह से कॉमन आ गया। ठीक है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट मार दिया। आई होप इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं किसके अंदर। अब यहां पर अंदर क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसे लिख सकता हूं मैं क्या, Q1 Q2, Q अंदर लिख सकता हूं मैं इसको, तो कितना आ गया Q1 Q2 और अपॉन कितना आ गया, ये R12 आ गया, कर लिया R12, और फिर कितना आ जाएगा, देखो प्लस का यहां पर कितना हो जाएगा Q1 Q3, इसकी अब W3 रखना ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो Q1 Q3 ये आ गया मेरे पास कितना, Q1 Q3 अपॉन R13, फिर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ये वाला, यानी कितना हो जाएगा ये Q2 Q3, दिस थिंग इज Q2 Q3, और अपॉन में कितना आ गया ये R23, और फिर प्लस कितना हो गया, ये आ जाएगा, यानी Q1 Q4, दिस थिंग विल बी Q1 Q4 अपॉन कितना आ गया, ये R14 आ गया, और फिर प्लस कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला, ये कितना है मेरे पास Q2 Q4, ऊपर कितना बच जाएगा Q2 Q4 अपॉन कितना आ गया R24, फिर प्लस कितना आ गया, ये वाला आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा Q3 Q4, कितना आ जाएगा Q3 Q4, और अपॉन कितना आ गया, ये R34 आ गया, कितना आ जाएगा R34। कितने टर्म आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, और हर चार्ज को मैं कहां से ला रखा हूं, इन्फिनिटी से ला रखा हूं। तब इस केस में इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क किया जाएगा वही वर्क किसके बराबर होगा, इस टर्म की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, या सॉरी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो दिस W इज इक्वल टू किसका हो जाएगा मेरे पास, U के बराबर हो जाएगा। U जो है यहाँ पर वो क्या है, मेरे पास एनर्जी है, तो U इज एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल दो, या सिंपल एनर्जी बोल दो, या फिर क्या बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, बात क्या है, सेम ही है। ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो दिस थिंग इज अवर एनर्जी, ये क्या है, हमारी एनर्जी है, जो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो ये तो किसके लिए था मेरे पास, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस के लिए था, यहां पूछते हैं 4 पॉइंट चार्ज के लिए था। अगर मेरे पास 5 हो, 6 हो, 10 हो या 12 हो, तो हम कैसे निकालेंगे। नाउ इन जनरल, तो इन जनरल बात कर लें सबसे पहले। देखो इन जनरल, यहां पर लिख के चलो इन जनरल, कि इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, इन जनरल, इन जनरल जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी U होती है, U लिखो या W लिख दो। ठीक है, W लिख के चले, अभी U ही लिख दो। ठीक है, U और W एक ही चीज हुई। अगर आप क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम, या ये बोले कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों क्या हुई, सेम चीज हुई। ठीक है, आंसर आप मतलब कैलकुलेशन दोनों को सेम ही करना है, आंसर यही आएगा। अब वहां पर U निकालो या फिर W निकालो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये U इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, देखो क्या है यहां पर Q1 Q2, और पहले तो ये लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो वेरिएबल हैं 1 2 1 3 2 3, दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, तो एक I ले लो एक J ले लो, तो यहाँ पर दो समेशन लगा दो, और सब ऐड हो रहे हैं तो समेशन लगा दो यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर जो I है वो कहां से कहां है, या फिर इसको ऐसे लिख दो QI QJ, और डिवाइड में कितना आ गया, करली R IJ, ऐसा है नहीं है, देखो 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 1 4 1 4, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको ना। अब ये I और J कहां से कहां वेरी करेंगे, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं किसके, I की। तो लेट अस से I इज फ्रॉम 1 to N, जो I है वो कहां से कहां है, 1 से N है। अब हर बार देखना, अगर जब I 1 है तो J कितना है, 2 है, जब I यहाँ पर 1 है J 3 है, जब I यहाँ पर 2 है तो J 3 है अगेन, जब यहाँ पर I 1 है तो J कितना है, 4 है, जब यहाँ पर I 2 है तो J कितना है,
4 है, जब i यहाँ पर 3 है तो j कितना है 4 है। तो हर केस में जो j है वो i से क्या है बड़ा है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, j इज ग्रेटर देन i। j क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन क्या है i है, j इज ग्रेटर देन i। और j ग्रेटर देन i यहां पर एक चीज और बता रहा है, और j कहां से कहां है, अगेन दिस इज फ्रॉम 1 to n है, लेकिन i से क्या होगा बड़ा होगा। तो यहां पर हमें क्या रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है कि i पहले लिखना है और j बाद में लिखना है। ये ऑर्डर का क्या रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में कि i पहले आएगा, अगर qi है तो पहले आएगा और qj है तो बाद में आएगा। अगर आप वहां पर इस तरीके से समेशन में रूल लगा रहे हो कि अगर यहां पर j ग्रेटर देन i लिख रहे हो तो i पहले आएगा और j क्या आएगा बाद में आएगा। तो यहां पर जो ये मेरे पास ये जो टर्म आ रखा है j ग्रेटर देन i, जो टर्म आ रखा है क्या j ग्रेटर देन i मैंने यहां पर लिखा है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहां पर जो सेम टर्म होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहां पर Q12 आएगा, Q21 नहीं आएगा। ये तो बता रहा है ना, देखो क्योंकि j इज ग्रेटर देन i एंड जो मेरे पास ऑर्डर है वो मैटर करेगा। तो इसका मतलब यहां पर एक ही बार आएगा क्या, यानी 1 और 2 का एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। वो कौन सा वाला होगा, Q1 Q2 वाला होगा। Q2 Q1 नहीं हो सकता, क्योंकि Q2 Q1 करने पर क्या हो जाएगा, i ग्रेटर देन j हो जाएगा, जो कि यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक बार और समझाता हूं आपको मैं। ये जो मेरे पास j ग्रेटर देन i है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो यहां पर जो मेरे पास ये रिपीटेशन हो सकता है, ये हो सकता था, मैं इसको Q1 Q2 और Q2 Q1 भी लिख सकता था, लिख सकता था। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, Q1 Q2 लिख सकता था और Q2 Q1 भी लिख सकता था, आंसर सेम आता। लेकिन ये मेरे को बोल रहा है कि मैं यहां पर सिर्फ क्या लिख सकता हूं, Q1 Q2 लिख सकता हूं, Q2 Q1 नहीं लिख सकता हूं। ऑर्डर क्या कर रहा है, यहां पर मैटर कर रहा है, यानी रिपीटेशन को क्या कर दिया हमने यहां पर खत्म कर दिया, यानी एक ही बार आएगा। ये जो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन वो सिर्फ एक बार आएगा, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार आएगा, सिमिलरली 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो एक बार इसकी हेल्प से इसे ड्राइव कर लें। अब देखो, तो इफ n इज इक्वल टू 4, ये फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या रखना है, याद रखना है, या फिर कैसे करो, यहां से ऐसे इसके एनालॉजी लिखो या फिर कैसे करो, इसको याद रखो। ओके, और ये जो कंडीशन है यहाँ पर ये आपको क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ओके, कि j इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या करेगा, मैटर करेगा कि पहले i लिखना है फिर क्या लिखना है, j लिखना है। ओके, नाउ इफ i इक्वल टू n इक्वल टू कितना हो, 4 हो, अगर n की वैल्यू कितना हो, 4 हो, तो इसका मतलब i कहां से कहां वेरी करेगा, 1 to 4 वेरी करेगा। तो इसका मतलब u इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना पुट करो, 1 पुट करो, पहले क्या पुट करो, 1। तो जब मैंने qi पुट किया, i इक्वल टू कितना पुट किया मैंने, 1 पुट किया, तो पहला केस क्या हो सकता है, q इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। देखो q इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, वो लगेगा, q इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। तो एक चीज और लिख दो यहाँ पर कि i इज नॉट इक्वल टू j, वो तो यहाँ से दिख ही रहा है हमको, ठीक है, कि j है हमेशा क्या है, ग्रेटर देन i है। तो इसके बाद जो बड़ा नंबर आता है वो क्या आता है, 2 आता है। तो j की जो कितना आ गया, 2 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, r1 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये 1 आया, फिर जो नेक्स्ट बड़ा नंबर होता है, नेक्स्ट j क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1 3 हो गया, और ये कितना आ गया, r1 3 हो गया। तो जो नेक्स्ट नंबर होता है वो कितना होता है, q1 और q4 आएगा फिर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, और सब जगह 1 1 लेके चल रहा हूँ। ओके, तो ये कितना आ गया मेरे पास, r1 4 आ गया, प्लस देखो 4 खत्म हो गया। अब बात कैसे करते हैं, Q2, पहले में क्या ले लिया, Q2 ले लिया। अब देखो यहाँ पर Q1 अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा Q1, क्योंकि हमने यहाँ पहले बोला है कि J इज ग्रेटर देन क्या है, I है। तो यहाँ पर हम Q1 नहीं लिख सकते, ऑर्डर क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अब क्या आएगा यहाँ पर इससे बड़ा, तो इससे बड़ा क्या होता है, Q3 होता है, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, R2 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा देखो Q2, फिर कितना आ जाएगा Q4, और नीचे कितना आ जाएगा ये R2 4 आ जाएगा, फिर कितना आएगा प्लस का, अब 3 आएगा, फिर कितना आ जाएगा Q3, एंड दिस इज Q4, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर R3 4 आ जाएगा। ओके, ये आंसर देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम आए, और यही चीज यहाँ पे लिखी है। यानी जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल क्या है, सही है, और बहुत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको इसकी झलक जो यहाँ पर हमने लिखा था वो झलक हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है इतनी बात आपको। नाउ अब कभी कभी क्या होता है, इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है हम यह ऑर्डर को भूल जाएं कि हमने यहाँ पर i और j का ऑर्डर ध्यान में रख के चलना है। अगर हम इस चीज को इग्नोर करना चाहते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि एक टर्म 2 बार रिपीट हो सकता है, कि मैं Q12 भी लिख सकता हूं और Q21 भी लिख सकता हूं, तो एक टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि रिपीटेशन इज अलाउड, क्या बोलूं मैं, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी
Q12 भी आ सकता है और Q21 भी आ सकता है, यानी ये कंडीशन ना हो। अगर ये कंडीशन ना हो तो एक ही टर्म 2 बार आ जाएगा। तो अगर एक टर्म 2 बार आ रहा है तो वो ऐड होगा, और ऐड होकर वहां पर ट्वाइस आएगा। तो अगर ट्वाइस आएगा, उस ट्वाइस को नेग्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जो ट्वाइस ऊपर आ रखा है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इस कंडीशन को हटाता हूं कि जे इज क्या होना चाहिए, जे क्या होना चाहिए, आई से बड़ा होना चाहिए, अगर मैं इस कंडीशन को हटाता हूं तब क्या होगा कि यानी यहां पर क्या आ जाएंगे, जो एक टर्म होगा वो 2 बार आ जाएगा। एक बार क्या आएगा, Q12 आएगा, और दूसरी बार क्या आएगा, Q21 आएगा, यानी 2 बार आएगा। तो उससे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो उस कैलकुलेशन को कंपनसेट करने के लिए, जो एक टर्म 2 बार आ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो इसका एक नया जो रूप होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1/2 कर दो, क्या कर दो, 1/2 ऑफ दिस थिंग। यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ चेंज आ जाएंगे। देखो आ जाएगा मेरे पास क्या ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर समेशन i इज फ्रॉम 1 to n, फिर क्या आ जाएगा, समेशन जो j है, अभी क्या था इस केस में, क्या था, j ग्रेटर देन i था, लेकिन यहां पर क्या होगा, j नॉट इक्वल टू i। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि j i के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यानी यहां पर हम 1 to 2n दोनों ले सकते हैं, लेकिन हमने उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर दिया, 2 से यहां पर डिवाइड कर दिया। और फिर यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, qi कितना आ जाएगा, qi qj डिवाइड में कितना आ गया, rij, कितना आ गया, rij। तो दिस इज अवर अनदर फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, मेरा एक और फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अच्छा बस 2 से डिवाइड क्यों किया, समझ में आया बात? ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, अगर इसको समझ नहीं आया तो 2 स्टेप पीछे कर लो, मैंने समझा रखा कि 2 से डिवाइड यहां पर क्यों किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को मैं। देखो क्या चेंज कर सकता हूँ, इधर करें चेंज, इधर चेंज करते हैं। देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, u इक्वल टू, एक काम करो, इस ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूं और qi को मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1/2 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, qi आ जाएगा। फिर इसके अंदर अगेन यहां पर समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन अंदर लिख दिया, और इसके अंदर क्या बच गया, qj कितना आ गया, qj डिवाइडेड बाय कितना आ गया, rij, कितना आ गया, rij आ गया। एंड हियर i इज नॉट इक्वल टू j, जो i है वो j के बराबर नहीं है, और ये j कहाँ, सॉरी j इज नॉट इक्वल टू i, j इज नॉट इक्वल टू i, एंड j इज फ्रॉम n, कहां तक होगा, n तक होगा, एक्सेप्ट जो j किसके बराबर नहीं होता, i के बराबर नहीं होता। ऐसा लिख सकता हूं। देखो अब ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को एक बार कंपेयर करा कर देखो, इन दोनों को एक बार कंपेयर करा कर देखो। ये जो चीज है यहां पर, ये आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल की फील दे रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की फील दे रहा है, या बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज की फील दे रहा है। ठीक है, मान लिया मेरे पास यहां पर कितने पॉइंट चार्ज हैं, इस qi को छोड़कर, सॉरी इस qi को छोड़कर जो मेरे पास रिमेनिंग चार्ज है, उनके कारण जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, इतना होगा। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि qi तो यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, qi कहां लिख दिया, इधर लिख दिया, qi कहां लिख दिया, इधर लिख दिया, और qi को छोड़कर जो जितने भी चार्जेज हैं, ठीक है, मान लिया यहां पर q1 है, तो q1 को छोड़कर जितने भी चार्जेज हैं उनके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास यहां पर टोटल कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, कितना चार्ज है, 4 चार्ज है, q1 q2 q3, कितने चार्ज हैं, q1 q2 q3 एंड q4। ओके, ये चार्जेज हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, q1 की बात कर रहा हूं कि q1 को लाने में कितना वर्क किया जाएगा, ध्यान सुनना बात को। अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि q1 को लाने में कितना वर्क किया जाएगा, अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा मेरे पास कितना, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/2 आ जाएगा, और qi हाँ, तो पहले क्या लिख दूंगा, यहां पर ऐसा आया तो पहले क्या लिख दिया मैंने, q1 लिख दिया, यहां पर क्या लिखा मैंने, q1 लिखा, फिर अंदर कितना बच जाएगा, q1 को छोड़कर जो टोटल चार्ज कितने बचे, ये बचे, और ये चीज क्या है,
ये चीज क्या है, तो दिस थिंग इज पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। समझ में आ रही बात? तो ये चीज लिखी है मैंने, ये चीज क्या है, तो दिस थिंग इज पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये समझना जरूरी है हमारे लिए, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाओगे आप। देखो थोड़ा बहुत नहीं, पूरा समझ जाओगे। अगर मैंने यहाँ पर Q1 लिखा, Q1 लिख दिया मैंने, तो Q1 के बाद जो रिमेनिंग चार्ज है वो कौन से हैं, Q2, Q3, Q4 है। तो इन चार्ज के कारण ये चीज क्या है, पोटेंशियल है। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। तो ये चीज क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज है। तो यहां मैंने ये लिखा है, ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। और कहां पर है ये पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, कहां पर होगा, जहां पर हम किसको रखेंगे, QI को रखेंगे। और इस केस में बोलते हैं कहां पर होगा ये इनके कारण पोटेंशियल, जहां पर हम Q1 को रखेंगे। तो वेयर चार्ज Q1 is placed, where charge Q1 is placed, जहां पर क्या है, जो चार्ज Q1 है वो प्लेस्ड है। यहाँ पे QI लिखो, क्या लिखो, सॉरी लिखो, क्या लिखोगे, QI इज प्लेस्ड, से कहां पर है वो, से दिस इज RI, माना वो कहां पर प्लेस्ड है, RI पर प्लेस्ड है। जो QI है वो कहां प्लेस्ड है, हमारा RI पर प्लेस्ड है। ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। और ये जो पार्ट है किसको दिखा रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस एक्सेप्ट QI एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट RI। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं क्या, U इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेकर N एंड दिस थिंग इज QI। और ये चीज क्या आ जाएगा मेरे पास, तो दिस थिंग विल बी VRI। तो ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर VRI लिख दिया, ठीक है। जो ये चीज है मैंने यहाँ ब्रैकेट पे लिखी थी, इसको मैंने क्या बोल दिया, VRI बोल दिया। यहाँ पर जो VRI है वो क्या है मेरे पास, देखो VRI इज इक्वल टू समेशन ऑफ J नॉट इक्वल टू I टू N। तो कितना आ गया मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ, और नीचे कितना आ गया, RIJ आ गया, ठीक है। तो दिस थिंग अवर पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वैसे तो काम नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले डेरिवेशन में इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यूज करेंगे। और इसको क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर कुछ भी बोल दो, 3, 4, 5, ठीक है, जो भी था उसके नेक्स्ट उसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। जो क्या होने वाली है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाली है आगे वाले आने वाले डेरिवेशन को सीखने के लिए। हम जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे, तो वहां पर ये क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। क्लियर है इतनी बात आपको? ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक ना, अगर टाइम बचा है तो एक क्वेश्चन कराता हूं, नहीं तो आपने क्वेश्चन इससे करे ही हुए हैं जो कि आपको आते हैं। तो टाइम क्या हो गया है, बहुत टाइम हो गया, 58 मिनट हो गए हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन करके लाना, कि क्वेश्चन लिखो यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक स्क्वायर है, ठीक है, मैं कराऊंगा नहीं इसको, अगर इसको समझ में नहीं आए तो मुझे आप वो कर दो, व्हाट्सअप कर दो, इंस्टाग्राम में भेज दो। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक -Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है। तो यहाँ पर एक चार्ज को लाने में, इस जो रिमेनिंग मेरे पास एज है, इस रिमेनिंग एज में किसी एक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, A है। और दूसरा क्या करना है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क किया गया, ये भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, इसको करना। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आया तो ग्रिफिथ में कुछ ऐसे 2 पॉइंट देखोगे, ठीक, कुछ ऐसे ही है यार, 2.27 है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आप देख लेना। ओके, किताब भी दूर है, मैं वहां पर नहीं जा सकता। तो दिस इज अवर एंड ऑफ टुडे लेक्चर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।